एक छोटे बच्चे की कल्पना करते हैं। उसे सब कुछ बिल्कुल साफ सुनाई देता है, लेकिन अचानक वो बोलना बंद कर देता है। बिना किसी कारण के। हाँ, बिल्कुल, बिना किसी स्पष्ट कारण के। एक जिद्दी मौन छा जाता है और कोई भी उसे समझा बुझाकर उस मौन को तोड़ नहीं पाता। ये तो सच में बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति लग रही है। है ना? अब अगर ये कहा जाए कि ये होम्योपैथी के ऐतिहासिक दिग्गजों के नोट्स के अनुसार इस मनोवैज्ञानिक लगने वाले मौन का इलाज कोई लंबी थेरेपी नहीं है, बल्कि जंगल में चुपचाप खिलने वाला एक बेहद खूबसूरत नीला जंगली फूल है। मतलब सुनने में तो ये किसी फैंटेसी कहानी जैसा लग रहा है। बिल्कुल। तो हमारी आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है, जहां हम हमेशा की तरह कुछ बेहद दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। और आज के स्रोत सच में बहुत खास हैं। हाँ, आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे डॉक्टर कूपर, बोरिक और क्लॉक जैसे प्रसिद्ध होम्योपैथिक विशेषज्ञों के क्लिनिकल नोट्स और ऐतिहासिक अवलोकन हैं। जी। और आज का हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है लिली कुल के एक खास पौधे पर, जिसे एग्राफिस न्यूटन्स कहा जाता है। जिसे आम भाषा में हम ब्लूबेल या वाइल्ड हाइसेंथ भी कहते हैं। सही कहा। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये एक छोटा सा पौधा इंसानी शरीर की जटिल श्लेष्म और ग्रंथि संबंधी समस्याओं को सुलझाने का काम करता है, विशेषकर बच्चों में। ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिन ऐतिहासिक नोट्स की हम आज चर्चा कर रहे हैं वे सिर्फ एक पौधे का वर्णन नहीं करते। वे बल्कि इस बात का एक बहुत गहरा अध्ययन पेश करते हैं कि इंसानी शरीर कैसे काम करता है और कैसे वो बाहरी पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करता है। मतलब ये शरीर के रिस्पॉन्स सिस्टम को समझने जैसा है। बिल्कुल। एग्राफिस न्यूटन्स कोई साधारण फूल नहीं है। जब हम शरीर के उस जिद्दी और पुराने श्लेष्म यानी कैटरल अवरोध की बात करते हैं तो इस पौधे का नाम सबसे ऊपर आता है। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले इस कैटरल शब्द को थोड़ा साफ करते हैं। क्लार्क के नोट्स में ये शब्द बार बार आ रहा है। एक आम इंसान की भाषा में इसका क्या मतलब है? आसान शब्दों में कहें तो कैटरल या श्लेष्म की स्थिति का मतलब है शरीर की श्लेष्म झिल्लियों में होने वाली सूजन। ओ, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन्स में? जी हाँ, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में। और उससे निकलने वाला बहुत ज्यादा स्राव, जैसे जब बहुत तेज सर्दी जुकाम होता है ना, और नाक से लगातार पानी या गाढ़ा म्यूकस बहता है। हाँ, वो तो बहुत परेशान करने वाला होता है। या गले में खराश और सूजन आ जाती है। ये असल में शरीर का एक तरीका है किसी संक्रमण या जलन को बाहर निकालने का। अच्छा। लेकिन जब ये स्थिति पुरानी हो जाती है या शरीर इस सूजन को खत्म नहीं कर पाता तो ये एक जिद्दी कैटरल स्थिति बन जाती है। समझ गई। यानी शरीर का वो सिस्टम जो म्यूकस बनाता है वो एक तरह से ओवरड्राइव में चला गया है। बिल्कुल सही पकड़ा। अब स्रोत सामग्री की तरफ वापस लौटते हैं। डॉक्टर कूपर के ऐतिहासिक अवलोकनों में लिखा है कि इस औषधि को ताजे पौधे और उसकी बढ़ती हुई कोपलों से बनाया जाता है। और ऐतिहासिक रूप से टिंचर की बूंद, मात्रा या तृतीय शक्ति का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ये तृतीय शक्ति क्या होती है? क्या ये अर्क को पतला करने का कोई तरीका है? हाँ, एक तरह से। होम्योपैथी में शक्ति या पोटेंसी का मतलब औषधि को एक विशेष तरीके से डाइल्यूट और ऊर्जावान करना होता है। ऊर्जावान करना? हाँ। तृतीय शक्ति का मतलब है कि मूल अर्क को बहुत ही क्रमिक और गणितीय तरीके से पतला किया गया है ताकि पौधे के भौतिक रसायन से ज्यादा उसकी औषधीय ऊर्जा शरीर पर काम करे। ओह, ये तो बहुत दिलचस्प है। और ताजे पौधे और कोपलों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि बढ़ते हुए पौधे में सबसे अधिक जीवन शक्ति और सक्रिय तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन जो बात मुझे इन नोट्स में सबसे ज्यादा हैरान कर गई ना, वो इस पौधे के उगने की जगह है। हाँ, वो बहुत ही खास पॉइंट है। डॉक्टर कूपर ने बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि एग्राफिस न्यूटन्स कभी भी खुले मैदानों या तेज हवा वाली जगहों पर नहीं पनपता। जी। ये हमेशा बड़े पेड़ों की छांव में, सुरक्षित और आश्रययुक्त स्थानों पर उगता है, मतलब शेल्टर में। बिल्कुल। और सबसे अजीब बात, क्लिनिकल नोट्स कहते हैं कि इस दवा का एक प्रमुख संकेत है मरीज को आश्रय में रहने से लाभ होना और ठंडी हवा से परेशानी होना। अब मुझे यहाँ थोड़ा संशय हो रहा है, क्या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा संयोग नहीं है? मतलब एक पौधा छांव में उगता है इसलिए वो उन इंसानों को ठीक करेगा जिन्हें ठंडी हवा से परेशानी होती है? इसके पीछे क्या तर्क है? पहली नजर में ये बिल्कुल एक संयोग या जादुई सोच लग सकती है। कोई भी ऐसी सोचेगा, है ना? लेकिन ऐतिहासिक चिकित्सा पद्धतियों में, विशेषकर होम्योपैथी में, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स यानी प्रकृति के संकेतों के रूप में देखा जाता है। प्रकृति के संकेत? हाँ,
हालांकि आधुनिक दृष्टिकोण से इसे सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं माना जा सकता। इसे विकासवाद या इवोल्यूशन के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इवोल्यूशन के नजरिए से कैसे? इस पौधे ने ठंडी तेज हवा से बचने के लिए एक खास पर्यावरण चुना है और अपने भीतर ऐसे रासायनिक गुण विकसित किए हैं जो उस ठंडे नम वातावरण में उसे पनपने में मदद करते हैं। यानी पौधे का पूरा सर्वाइवल मैकेनिज्म ही ठंड और हवा से बचाव पर आधारित है। बिल्कुल। जब इंसान का शरीर ठंडी हवा के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, इतना कि थोड़ी सी ठंडी हवा लगते ही ठिठुरन होने लगे और सर्दी जकड़ ले, हाँ, तो उस शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया होता है। एग्राफिस का अर्क जब शरीर में जाता है तो वो उसी संवेदनशीलता के पैटर्न पर काम करता है जो पौधे ने खुद के लिए विकसित किया है। ओह वाओ! ये शरीर को बाहरी ठंड के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को शांत करना सिखाता है। इसीलिए मरीज को आश्रय या शेल्टर में रहने पर आराम मिलता है, क्योंकि उसकी आंतरिक स्थिति बिल्कुल उस पौधे की प्राकृतिक स्थिति से मेल खाती है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। इससे ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये प्रकृति का एक नेचुरल कोजी ब्लैंकेट है। बहुत बढ़िया तुलना है। लेकिन बाहर से ओढ़ने वाला नहीं, बल्कि शरीर के अंदर से काम करने वाला। जो गुण पौधे ने खुद को बचाने के लिए विकसित किए, वे एक तरह से शरीर के लिए एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर पैच का काम करते हैं। एकदम सही। लेकिन ये पैच सिर्फ सर्दी जुकाम के लक्षणों को नहीं छुपाता, बल्कि ये उस जड़ पर प्रहार करता है जहां से समस्या शुरू होती है। तो चलिए इस समस्या की जड़ की तरफ चलते हैं। ठंडी हवा से तो बात शुरू होती है, लेकिन शरीर के अंदर असली हंगामा कहाँ मचा है? गले और नाक के हिस्से में। हाँ, डॉक्टर क्लार्क के नोट्स इसे एडेनॉइड्स के प्रमुख उपचारों में गिनते हैं। और साथ ही डॉक्टर कूपर का एक बहुत ही विशेष अवलोकन है दांत निकलते समय बच्चों के बड़े हुए टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स। दांत निकलने का गले के ग्रंथियों से क्या संबंध है? हाँ, दांत निकलना इंसान के शरीर के लिए, विशेषकर एक छोटे बच्चे के लिए, बहुत बड़ा सूजन और तनावपूर्ण प्रोजेक्ट होता है। तनावपूर्ण प्रोजेक्ट? हाँ, मसूड़ों में सूजन आती है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। अच्छा। एडेनॉइड्स नाक के ठीक पीछे और गले के ऊपरी हिस्से में मौजूद ग्रंथियां होती हैं जो इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। समझ रही हूँ। जब शरीर दांत निकलने के तनाव और दर्द से गुजर रहा होता है और उसी समय अगर थोड़ी सी भी ठंडी हवा लग जाए तो ये एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स प्रतिक्रिया में बुरी तरह सूज जाते हैं। और ये सूजन कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। स्रोतों में जो लक्षण बताए गए हैं ना, वे काफी डरावने हैं। बिल्कुल। नाक की जड़ में बहुत ज्यादा दबाव, नासा छिद्रों में पूरी तरह से अवरोध, यानी इंसान नाक से सांस ही नहीं ले पा रहा है। जी। और एक बहुत ही अजीब लक्षण दर्ज है जिसे गले के कारण होने वाला बहरापन या थ्रोट डेफनेस कहा गया है। ये कैसे संभव है कि गले की खराबी की वजह से कान काम करना बंद कर दें? इसे समझने के लिए हमें शरीर की एनाटॉमी को थोड़ा देखना होगा। कान का मध्य भाग और हमारा गला आपस में एक बहुत ही छोटी सी नली से जुड़े होते हैं। ओह, जिसे यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं। बिल्कुल सही। इस नली का काम होता है कान के अंदर हवा के दबाव को संतुलित रखना और वहां जमा होने वाले किसी भी तरल पदार्थ को गले के रास्ते बाहर निकालना। अच्छा, तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करूं, क्या ये शरीर के एक हाईवे पर लगे भयानक ट्रैफिक जैम की तरह है? हाईवे का ट्रैफिक जैम कैसे? मतलब मुख्य सड़क हमारी नाक और गला है। जब टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स बहुत ज्यादा सूज जाते हैं और वहां बहुत सारा म्यूकस जमा हो जाता है, तो उस मुख्य सड़क पर ट्रैफिक पूरी तरह से रुक जाता है। बिल्कुल। और उसी ट्रैफिक जैम का असर उन छोटी सड़कों पर भी पड़ता है जो मुख्य सड़क से जुड़ती हैं। हाँ, तो वो यूस्टेशन ट्यूब एक साइड वाली सड़क है जो कानों तक जाती है। जब गले की मुख्य सड़क ब्लॉक होती है तो सूजन और म्यूकस उस छोटी सड़क को भी बंद कर देते हैं। एकदम सटीक उदाहरण है। अब बाहर से देखने पर कान बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन क्योंकि अंदर से हवा के आने जाने का रास्ता बंद है, वहां दबाव बन जाता है और इस दबाव के कारण कान का पर्दा ठीक से कंपन नहीं कर पाता, जिससे बहरापन महसूस होता है। जी। आधुनिक समय में हम अक्सर शरीर को अलग अलग बक्सों में देखने के आदी हो गए हैं। नाक के लिए अलग डॉक्टर, कान के लिए अलग। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐतिहासिक नोट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि शरीर एक कंटिन्यूअस सिस्टम है। श्लेष्म झिल्ली नाक से शुरू होकर गले और फिर कानों के नली तक एक ही है। जब एक जगह सूजन आती है तो उसका चेन रिएक्शन हर जगह होता है। एग्राफिस न्यूटन्स सिर्फ कान के बहरेपन को ठीक करने की दवा नहीं है, वो उस मुख्य चौराहे के ट्रैफिक जाम को हटाती है। यानी एडेनॉइड्स की सूजन
और अतिरिक्त स्राव को। हाँ, और जड़ ठीक होते ही बहरापन अपने आप दूर हो जाता है। ये समझ में आता है कि रास्ता खुलना कितना जरूरी है। लेकिन इन नोट्स में एक और मोड़ आता है जो मुझे बहुत पेचीदा लगा। कौन सा मोड़? यहाँ दबे हुए जुकाम या सप्रेस्ड कोल्ड का जिक्र है। जब म्यूकस प्राकृतिक रूप से नाक या गले से बाहर नहीं निकल पाता या उसे जबरदस्ती किसी बाहरी तरीके से रोक दिया जाता है तो शरीर कुछ बहुत ही अप्रत्याशित चीजें करने लगता है। बिल्कुल करने लगता है। क्लार्क के लक्षणों की सूची में मलाशय यानी रेक्टम का एक खास लक्षण है। दबे हुए जुकाम के बाद श्लेष्मयुक्त दस्त लग जाना, मतलब म्यूकस डायरिया। जुकाम का दस्त से क्या लेना देना? ये होम्योपैथिक दर्शन के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक है, दमन या सप्रेशन का सिद्धांत। सप्रेशन? हाँ, जब हम किसी बीमारी के स्राव को बाहर आने से रोकते हैं तो वो गायब नहीं होता। शरीर के अंदर का वो विषाक्त पदार्थ या अत्यधिक श्लेष कहीं ना कहीं जाने का रास्ता खोजता है। क्या ये किसी पानी के गुब्बारे को दबाने जैसा है? पानी का गुब्बारा? हाँ, अगर गुब्बारे के अंदर बहुत सारा पानी है जिसे बाहर निकलना है और कोई उसे ऊपर से कस कर पकड़ ले ताकि पानी वहां से न निकले, तो दबाव की वजह से पानी गुब्बारे के निचले या किसी दूसरे हिस्से से फूटकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। यहाँ शरीर ने नाक का रास्ता बंद होने पर सारा श्लेष्मा आंतों और मलाशय के रास्ते बाहर फेंकना शुरू कर दिया। यह गुब्बारे वाला उदाहरण शारीरिक दबाव को तो समझाता है, लेकिन इसमें एक और जैविक सच्चाई भी जुड़ी है। जैसा कि हमने अभी बात की थी, श्लेष्म झिल्ली एक लगातार अस्तर है, एक कंटिन्यूअस लाइनिंग। जी, जो झिल्ली नाक और गले में होती है वही पूरे पाचन तंत्र से होते हुए मलाशय तक जाती है। अरे वाह, मैंने इसे कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। जब श्वसन तंत्र उस अतिरिक्त श्लेष्म को बाहर निकालने में असमर्थ होता है क्योंकि उसे दबा दिया गया है, तो शरीर का सिस्टम उसे उसी झिल्ली के रास्ते सबसे निचले निकास यानी आंतों की ओर धकेल देता है। नतीजा, श्लेष्मयुक्त दस्त। और एग्राफिस यहाँ क्या करता है? क्या वो दस्त को रोकता है? एग्राफिस सिर्फ दस्त को दबाने का काम नहीं करता, क्योंकि वो तो फिर से दमन हो जाएगा ना। हाँ, वो तो फिर से सप्रेशन हो गया। एग्राफिस शरीर की उस मूल गड़बड़ी को सुधारता है। वो दबे हुए जुकाम को प्राकृतिक रूप से वापस लाता है और उस पानी के गुब्बारे के प्राकृतिक रास्ते को खोलता है, जिससे शरीर का संतुलन वापस स्थापित होता है और दस्त अपने आप रुक जाते हैं। बिल्कुल। ये तो शरीर की अपनी बुद्धिमत्ता को जगाने जैसा है। लेकिन दस्त तक तो बात फिर भी शारीरिक स्तर पर है। इन स्रोतों में एग्राफिस का एक ऐसा लक्षण दर्ज है जिसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। हाँ, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। जी, वो है बचपन में होने वाला जिद्दी मौन यानी म्यूटिनिज्म। नोट स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह मौन बिना किसी बहरेपन के होता है। मतलब बच्चा सुन सकता है लेकिन वो बोलता नहीं है। मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पूछना है। एक शारीरिक जुकाम या गले की ग्रंथियों की दवा एक बच्चे के गहरे मनोवैज्ञानिक मौन को कैसे तोड़ सकती है? ये तो पूरी तरह से दो अलग अलग दुनियाओं की बात लग रही है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम शारीरिक और मानसिक लक्षणों को हमेशा अलग अलग खांचों में रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन ऐतिहासिक स्रोतों में ऐसा नहीं किया गया है। वे इन्हें एक ही स्पेक्ट्रम के दो सिरों के रूप में देखते हैं। जरा उस बच्चे की स्थिति की कल्पना कीजिए। उसकी नाक लगातार बंद रहती है, गले में एडिनॉइड सूजे हुए हैं, नाक की जड़ में भारी दबाव है। वो लगातार एक शारीरिक घुटन और असहजता महसूस कर रहा है। हाँ, जब हमें तेज सर्दी होती है तो हम खुद कितना चिड़चिड़े हो जाते हैं और किसी से बात करने का मन नहीं करता। बिल्कुल सही कहा। अब इसे एक बच्चे के नजरिए से सोचिए जो इस भारीपन को महीनों से झेल रहा है। वो शारीरिक अवरोध, वो लगातार बना रहने वाला दबाव उसके लिए एक सेंसरी ओवरलोड बन जाता है। सेंसरी ओवरलोड? उसका नर्वस सिस्टम इस शारीरिक बंदिश से इतना थक जाता है कि प्रतिक्रिया के रूप में वो मानसिक रूप से भी खुद को शट डाउन कर लेता है। ओहो। संवाद करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और उस बच्चे की सारी ऊर्जा सिर्फ सांस लेने और उस शारीरिक दबाव से जूझने में खर्च हो रही है। वो जानबूझकर जिद्दी नहीं हो रहा है, वो बस उस ओवरलोड से बचने के लिए मौन हो गया है। ये तो बहुत ही गहराई वाली बात है। तो जब एग्राफिस उस एडेनॉइड्स के सूजन को कम करता है और उस मुख्य सड़क के ट्रैफिक जैम को खोलता है, तो सिर्फ श्लेष्म बाहर नहीं आता। सही कहा, सिर्फ श्लेष्म बाहर नहीं आता, बल्कि दिमाग पर पड़ा वो महीनों पुराना शारीरिक दबाव हट जाता है। जैसे ही वो अवरोध खुलता है, बच्चे की ऊर्जा वापस लौटती है। शारीरिक घुटन खत्म होते ही मानसिक घुटन भी खत्म हो जाती है और वो बंद हो चुका संवाद फिर से शुरू हो जाता है। तो ये दवा किसी मनोवैज्ञानिक बीमारी का इलाज नहीं कर रही,
ये उस शारीरिक ताले को खोल रही है जिसने मनोविज्ञान को कैद कर रखा था। एकदम सटीक। कमाल है, शरीर और मन का ये जुड़ाव सच में अद्भुत है। अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और व्यापक बनाते हैं। जी। इन स्रोतों में एग्राफिस को गहराई से समझाने के साथ साथ इसे कुछ बहुत ही रोचक चीजों से जोड़ा गया है, जैसे कि इसका ग्रह संबंध। डॉक्टर कूपर के नोट्स कहते हैं कि एग्राफिस न्यूटन्स का संबंध बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी से है। अब चिकित्सा में ग्रहों का क्या काम? ऐतिहासिक चिकित्सा पद्धतियों, विशेषकर प्राचीन सिस्टम में, ग्रहों को सिर्फ आसमान के पिंड नहीं बल्कि ऊर्जा के कुछ खास पैटर्न्स का प्रतीक माना जाता था। अच्छा। बुध या मर्क्यूरी ग्रह हमेशा से संचार, गति, प्रवाह और शरीर के तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहा है। तो अगर हम इसे अभी तक की चर्चा से जोड़ें, बुध संचार का प्रतीक है और एग्राफिस का काम ही शरीर में रुके हुए संवाद और रुके हुए प्रवाह को वापस सुचारू रूप से चलाना है। बिल्कुल। एग्राफिस शरीर में रुकावट के खिलाफ काम करता है, जो बुध ग्रह के प्रवाह वाले गुण से पूरी तरह मेल खाता है। इसी गहराई और सटीकता को समझने के लिए बोयरिक और क्लार्क ने अपने नोट्स में एग्राफिस की तुलना कुछ अन्य बहुत ही प्रसिद्ध औषधियों से की है। हाँ, मैंने वो लिस्ट देखी थी। इस तुलनात्मक सूची में हाइड्रास्टिस, एलियम सीपा यानी प्याज, कैल्केरिया फॉस्फोरिका, कैल्केरिया आयोडेटा, सल्फर आयोडेटम, एलियम साइटाइवम यानी लहसुन और स्क्विला जैसी औषधियां शामिल हैं। ये लिस्ट मुझे किसी म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप की सिमिलर आर्टिस्ट्स प्लेलिस्ट जैसी लगती है। वो कैसे? जैसे अगर कोई व्यक्ति एक खास तरह का संगीत सुन रहा है तो ऐप उसे उसी धुन से मिलते जुलते दूसरे कलाकारों के गाने सुझाता है। उदाहरण के लिए एलियम सीपा को ही ले। हाँ। प्याज काटने पर आंखों और नाक से पानी बहता है तो स्पष्ट है कि ये सर्दी जुकाम और बहती नाक की एक दवा है। लेकिन अगर एलियम सीपा की धुन आंखों से पानी बहना है तो एग्राफिस न्यूटन्स की अपनी वो कौन सी खास धुन है जो उसे इस पूरी प्लेलिस्ट में बाकी सबसे अलग करती है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि होम्योपैथी में यही सूक्ष्म अंतर तय करता है कि मरीज को आराम मिलेगा या नहीं। सिमिलर आर्टिस्ट्स की लिस्ट में होने का मतलब ये नहीं कि वे एक ही गाना गा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे हाइड्रास्टिस में भी गाढ़ा श्लेष्म होता है और कैल्केरिया आयोडेटा भी बढ़ी हुई ग्रंथियों और एडेनॉइड्स के लिए मशहूर है। लेकिन एग्राफिस न्यूटन्स की अपनी खास धुन इसके 3 प्रमुख क्लिनिकल संकेतों का एक संगम है, एक ट्रायड। वो 3 संकेत कौन से हैं? पहला है एडेनॉइड्स के कारण नाक का पूरी तरह से बंद होना और साथ ही गले का बहरापन। दूसरा है ठंडी हवा के प्रति शरीर की अत्यधिक संवेदनशीलता, जिससे तुरंत सर्दी लग जाती है और ठिठुरन होती है। और तीसरा, जो हमने शुरुआत में चर्चा की थी, आश्रय में रहने से लक्षणों में सुधार होना। अच्छा, शेल्टर वाला पॉइंट। हाँ, अगर किसी स्थिति में ग्रंथि की सूजन है लेकिन उसे ठंडी हवा से कोई परेशानी नहीं है या उसे खुली हवा में अच्छा लगता है तो एग्राफिस काम नहीं करेगा। समझ गए। ये 3 चीजों का एक साथ होना ही एग्राफिस को उस पूरी लिस्ट में सबसे अलग और सटीक बनाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा का सार निकालें तो एग्राफिस न्यूटन्स सिर्फ बड़े पेड़ों की छांव में खिलने वाला एक साधारण नीला फूल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार ये उन बच्चों और लोगों के लिए एक बहुत ही सटीक समाधान है जिनका सिस्टम ठंडी हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिनकी ग्रंथियां जैसे एडेनॉइड्स तुरंत सूजकर शरीर के उस मुख्य हाईवे पर ट्रैफिक जैम लगा देती हैं। जी। ये उस गले के बहरेपन को दूर करता है, ये दबे हुए जुकाम के कारण होने वाले दस्त को रोकता है। जी। और सबसे बड़ी बात ये उस जिद्दी शारीरिक घुटन को खोलता है जो एक इंसान को मनोवैज्ञानिक रूप से मौन कर सकती है। और ये पूरी प्रक्रिया शरीर के खिलाफ लड़कर नहीं बल्कि उसे प्राकृतिक प्रवाह और संतुलन का रास्ता दिखाकर पूरी होती है। बिल्कुल। इन ऐतिहासिक नोट्स को इतनी गहराई से खंगालने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाला विचार मन में आता है। वो क्या? पांजियन ने देखा कि कैसे एग्राफिस का छांव में छिपना और आश्रय खोजना उसके सबसे बड़े औषधीय गुण का सुराग बन गया। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स। जी, ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम अपने आसपास के पार्कों, जंगलों या यहाँ तक के गमलों में उगने वाले आम पेड़ पौधों को देखते हैं, वे किस तरह से धूप की तरफ झुकते हैं, या कुछ पौधे सिर्फ रात में ही क्यों खिलते हैं। बहुत गहरी बात है। या वे अपने आसपास के कीड़ों से कैसे बचते हैं, तो उनके व्यवहार के उन छोटे छोटे प्राकृतिक संकेतों में मानव शरीर की और कौन सी जटिल और असाध्य बीमारियों के रहस्य छुपे हो सकते हैं। सच में प्रकृति एक खुली किताब है। बिल्कुल। क्या पता हमारे आसपास चुपचाप पनपने वाला कोई पौधा अपनी हरकतों से हमें लगातार किसी ऐसी बीमारी का अचूक इलाज बता रहा हो
जिसे देखने की हमारी दृष्टि अभी तक विकसित ही नहीं हुई है। आज की